स्वागत है आप सभी का न्यू एपिसोड्स में। यह कहानी काल्पनिक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 11। रावण नदी के गहराई के तरफ था। वह तुरंत वहां से रिया के तरफ भागा और उस मगरमच्छ के बच्चे को वहां से उठाकर नदी के गहराई के तरफ फेंक दिया और अपना सर रिया के तरफ से दूसरे तरफ मोड़ लिया। रिया योगी को देखकर समझ चुकी थी कि यह इंसान कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, पर लड़कियों की इज्जत करना जानता है। यह बिना उनके इजाजत के किसी लड़की के तरफ देख भी नहीं सकता। अगर हर इंसान इसके जैसा बन जाए तो इस दुनिया में कभी किसी लड़की के साथ छेड़खानी नहीं होगी, चाहे वह कपड़े आधे पहने या पूरे। यह सब सोचते हुए रिया नदी से बाहर आई और अपने कपड़े पहनने लगी। कुछ देर में जब सारी लड़कियों ने कपड़े पहन लिया तो अनु रावण से बोली, योगी जी अब आप भी बाहर आ जाओ, हम लोग को भूख भी लग रही है। यह सुनकर रावण नदी में पहले अपने लंगोट को ठीक किया, उसके बाद नदी बाहर निकल आया। अंकिता रावण के पास आकर बोली, तुम कपड़े क्यों नहीं पहन लेते? यह सब लड़कियां तुमको योगी जी बोल रही है। रावण बोला, कोई बात नहीं, तुम कहो तो मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूं। अंकिता बोली, इतना भी मेरी जी हजूरी नहीं करनी है, तुम्हारे लिए उस नक्सली के बेटे की कपड़े उठाकर लाई हूँ, इसको पहनो और मुझे दिखाओ कि तुम कपड़े पहने पर कैसे लगते हो। रावण अंकिता के हाथ से कपड़े लिए उन लोगों से कुछ दूर जाकर कपड़े पहनने लगा। सभी लड़कियां अंकिता के पास आकर बोली, तुमको क्या जरूरत है उस योगी को कपड़े पहनने को बोलने के लिए? वह यहीं पर ठीक है, उसको बाहरी दुनिया में मत लेकर चलो, नहीं तो वह भी हैवान बन जाएगा जैसे बाहरी दुनिया के सारे मर्द हैं। अंकिता बोली, तुम लोग को पता है कि वह कौन है? अगर वह बाहरी दुनिया में भी जाएगा तो उसको लड़कियों के पीछे नहीं, लड़कियां उसके पीछे भागेंगी। वह जंगल से बाहर खुद जा रहा था, ना कि मैं उसको ले जा रही हूँ। उसका भी घर परिवार है और तुम सब जिसको योगी बोल रही हो ना, वह इस जंगल का ही नहीं उस दुनिया का भी राजा है, जहाँ पर हम सबके परिवार मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। बस इतना समझ लो कि जो इसके खिलाफ गया वह मरेगा। नेहा शर्मा बोली, क्या यह किसी बड़े परिवार से है या कोई राजनेता का बेटा, जिससे कि इससे सबको बचकर रहना होगा? अंकिता बोली, तुमने कभी मीडिया या अपने परिवार के जरिए तो सुना ही होगा कि सिंह परिवार का एक बड़ा बेटा भी था, जिसको नक्सलवादी ने किडनैप कर लिया था और उसको मार दिया गया था। आदिति राय बोली, हाँ मैंने सुना था कि सिंह परिवार के एक बेटा का नाम रावण था, जिसको नक्सलवादियों ने किडनैप करके मार दिया था। अंकिता बोली, जब रावण को मार दिया गया था तो सिंह परिवार ने अपने लिए एक बहू को क्यों चुना था? सिंह परिवार के सारे परिवार मारे जाने के बाद भी सिंह इंडस्ट्रीज लगातार सिंह इंडस्ट्रीज के नाम से ही क्यों चल रही है? अयाना अंसारी अपने नाम के आगे अंसारी हटाकर सिंह क्यों कर लिया, बताओ? अगर वह चाहती तो सिंह परिवार के उस छोटे बेटे को मारकर वह सिंह इंडस्ट्रीज का नाम चेंज कर सकती थी, उसका नाम अंसारी इंडस्ट्रीज कर सकती थी। आरोही राय बोली, तो क्या यह वही रावण है? क्या यह अयाना का हस्बैंड है? अंकिता बोली, हाँ यह सिंह परिवार का बड़ा बेटा रावण सिंह है, पर यह बात अगर किसी ने अपने परिवार वालों को भी बताया कि सिंह परिवार का बड़ा बेटा जीवित है या हमने उसे देखा है, तो तुम सब के लिए यह ठीक नहीं होगा। रावण अभी नहीं चाहता है कि किसी को पता चले कि सिंह परिवार का बड़ा बेटा जीवित है। हाँ, और एक बात, उसके करीब जाने की कोशिश गलती से भी मत करना, नहीं तो तुम सबने अयाना को तो देखा ही है। उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम सब बड़े परिवार से हो और समझदार हो। रावण वहां आकर बोला, हाँ वह तो अभी दिख ही गया कि तुम सब कितने समझदार हो। एक बात तो पेट में पचती नहीं और चली है दूसरों को ज्ञान देने। अंकिता बोली, रावण वैसी कोई बात नहीं है, यह सब मेरी अच्छी दोस्त है और यह किसी को कुछ नहीं बताएंगी। रावण बोला, वह तो मैं खूब समझता हूँ कि लड़कियों के पेट में कितनी बातें पच पाती है। अब सारी लड़कियों के अंदर से डर निकल चुका था, वह सब तो पहले ही समझ गई थी कि यह योगी लड़कियों के प्रति बहुत ही इज्जत के नजर से देखता है। आदिति राय रावण के पास आकर बोली,
तुम मेरे घर कुछ दिन के लिए चल सकते हो। वैसे भी तुमको अभी अयाना के पास नहीं जाना है। तभी रावण के चारों तरफ से सातों लड़कियों ने घेर लिया और सब बोलने लगी, तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे विला चलो। अनु ने तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, यह किसी के घर नहीं जा रहे हैं, यह अकेले रहेंगे। सिंह विला के नजदीक मेरा एक विला है जिसमें कोई नहीं रहता, उसमें यह आराम से रह सकते हैं। वहां पर मैं भी नहीं जाती। यह अकेले ही सैफ है, नहीं तो पता नहीं इन पर कब कौन झूठा इल्जाम लगाकर अपना फायदा सोचने लगे। इन्होंने मेरी इज्जत बचाई है, मेरा इतना तो हक इन पर है कि मैं इनसे कुछ दे सकूं। रावण बोला, अनु अगर तुम्हारे जगह पर कोई भी लड़की होती तो मैं उसको बचाता ही, पर तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ही विला पर रहूंगा। तुम सब भी मेरे साथ कुछ दिन वहां पर रह सकती, पर मेरे करीब आने की कोशिश कोई ना ही करे तो सही होगा, नहीं तो मुझे इंसानों का दिल पकाकर खाने में बहुत मजा आता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। अंकिता रावण के पास आकर उसके गालों पर किस कर दिया और बोली, मैं तुम्हारी रिश्ते में शाली लगती हूँ क्योंकि मैं अयाना की बेस्ट फ्रेंड्स में से एक हूँ। मैं तुम्हारे साथ रात में रोमांस भी कर लूँ तो अयाना मुझे कुछ नहीं बोलेगी। रावण बोला, तो ऐसा है मैडम, आपके हाथ में फोन है, आप अयाना जी से एक बार यह पूछकर देख क्यों नहीं लेती कि अगर मेरे साथ आप कुछ करेंगी तो अयाना आपके साथ क्या करेंगी, पर मैं आपको मिल चुका हूँ, यह मत बता देना। अंकिता से यह बात सुना नहीं गया, उसने अयाना को फोन कर दिया। पहली बार तो अयाना ने नया नंबर देखकर फोन नहीं उठाया। अंकिता ने दोबारा फोन मिला दिया। अयाना का फोन दोबारा रिंग करने लगा तो अयाना फोन उठाकर बोली, हेलो कौन? अंकिता बोली, मैं अंकिता शर्मा बोल रही हूँ। अयाना अंकिता का नाम सुनकर उससे बोली, तुम अभी कहाँ हो? क्या नक्सलियों से तुम लोग को बचा लिया गया है? तुम कैसी हो? क्या तुम्हारे साथ उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं? अंकिता बोली, हमें बचा लिया गया है, हम सब कल शाम तक तुम्हारे विला के बगल वाले विला जो वर्मा परिवार का है उसमें कुछ दिन के लिए मौज मस्ती करने के लिए आ रहे हैं। अयाना बोली, पर मीडिया में तो अभी भी तुम्हारे टीम के लोगों की लापता होने की खबर ही चल रही है। अंकिता बोली, हम लोग को एक लड़के ने बचाया है जो जंगल घूमने के लिए आया था। अयाना बोली, क्या मैं वहां कुछ आर्मी वालों को भेज दूं कि तुम सब जंगल के बाहर सही सलामत पहुंच सको? अंकिता बोली, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वह सारे नक्सलवादी मारे गए और हम लोग सेफ है। अंकिता ने फोन को लाउडस्पीकर पर करने के बाद पूछा, अयाना एक बात पूछूं तो उसका सही जवाब देना, मेरी इज्जत की बात है। अयाना बोली, ऐसी कौन सी बात है जो तेरी इज्जत तक पहुंच गई? अंकिता बोली, क्या मुझे अगर तुम्हारा पति मिल जाए तो मैं उसको किस कर सकती हूँ? अयाना बोली, हाँ मिले तो गालों पर किस कर सकती, पर वह मिले तो सही पहले। अंकिता बोली, क्या मैं उनको अपने बाहों में पकड़कर सो सकती हूँ? अयाना बोली, हाँ, पर कुछ करना मत, उनके साथ उन पर बस मेरा हक है, अगर मिले तो उनसे कहना कि आपकी अयाना आपकी इंतजार में कितने बरसों से अपने इस खूबसूरत जवानी को संभाल कर रखा है। यह बोलते ही अयाना रोने लगी। अंकिता बोली, चुप हो जा यार, मैंने तुझको चोट पहुंचाई है ना, देखना एक दिन मैं तुमको तुम्हारे पति से मिलाकर रहूंगी। तभी अनु ने अंकिता के हाथ से फोन छीनकर दूर भागी और बोली, अयाना, मैं अनु वर्मा बोल रही हूँ, यह अंकिता तुम्हारे पति के ओठों पर किस कर रही थी, यह उनसे कुछ ज्यादातर ही चिपक रही है। अंकिता दौड़कर जाकर अनु से फोन छीनकर बोली, नहीं अयाना, इसके बातों पर भरोसा मत करना, यह झूठ बोल रही है। मैं तुम्हारे पति को किस क्यों करने लगी, मैं तो उनसे अभी मिली भी नहीं हूँ। अयाना ने गुस्सा होकर फोन कट कर दिया। रावण अनु के पास आकर समझाते हुए बोला, मैंने तुम लोग को कितना समझाया कि यह बात किसी से अभी नहीं बताना है कि मैं जीवित हूँ। अनु ने अपने दोनों हाथों से अपना कान पकड़कर बोली, सारी भाई मुझे माफ कर दो। रावण भाई शब्द सुनकर अनु से बोला, तो ठीक है,
आज से तुम मेरी बहन हो और इन 6 खतरों से बचाना तुम्हारा काम है। अनु बोली, ठीक है। वह जाकर रावण का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगी। वह सब शाम होते होते जंगल से बाहर आ चुके थे। अंकिता ने 2 कार बुक किया और वह सब वहां से होटल चले गए। शहर पहुंचकर उन लोग ने एक फ्लैट बुकिंग किया। उसके बाद सब उस होटल के उस फ्लैट में चले गए। अयाना को अंकिता और अनु के बातों से थोड़ा बहुत शक होने लगा था कि रावण सिंह अभी जिंदा है। वह इन सब से उसी जंगल में मिले होंगे और मेरे पति ने ही इन लोग की जान बचाई है। वह यही सब सोचते हुए सो गई। चैप्टर 12। क्या अयाना को पता चल पाएगा कि रावण अभी जिंदा है? चलिए जानते हैं। रावण और सारी लड़कियां होटल रूम में आ चुकी थी। उन सब ने खाना ऑर्डर करके मंगाया। रावण एक तरफ सोफे पर अकेले बैठकर कुछ सोच विचार कर रहा था कि वह अयाना से मिले या अपने परिवार के दुश्मनों को पहले खत्म करे। अनु और अंकिता दोनों रावण के पास आकर बैठ गई। अनु बोली, भाई आप इतने अकेले अकेले क्यों रहते हो? देखो यहाँ पर कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, उनसे बातें करो, उनके बारे में जानो। आगे चलकर यह सब आपकी कुछ ना कुछ मदद तो जरूर कर सकती है। यह सब बड़े परिवार से है। रावण बोला, मुझको किसी से बातें या उसके बारे में जानने में दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी मैं जिस जगह इतने सालों से था वहां मैं अकेले ही था। वहां पर मेरे से बात करने या मुझको खाना खिलाने वाला नहीं था। अंकिता बोली, तुम कहाँ रहे, कितने दिन रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, पर तुमने हम सब की उन जानवर जैसे इंसानों से बचाया है। हम सब तुम्हारी मदद तो कर ही सकती है। अनु ने सारे लड़कियों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम सब अपना परिचय तो दे दो इनको। यह तुम सब से कुछ बोलने वाले तो है नहीं। रिया सबसे पहले आगे आई। बोली, मैं रिया राठौर, राठौर परिवार की छोटी बेटी। मेरे पिता एक बिजनेसमैन है और वह उनका नाम चरणजीत राठौर है। सब लड़कियों ने एक एक कर अपने परिवार का परिचय दिया। किसी के कोई बिजनेस था तो कोई नेता तो कोई डॉक्टर परिवार से था। तभी फ्लैट की बेल बजी। अंकिता और रिया ने जाकर गेट खोला तो वहां डिलीवरी बॉय उन सबका खाना लेकर खड़ा था। अंकिता और रिया ने खाना उससे लिया और उसका बिल पे कर दिया और खाना लेकर वह दोनों अंदर आ गई। टेबल पर खाना रखकर सबने मुंह हाथ धोए और तब सब टेबल पर आ गए। सब अपने अपने प्लेट में खाना निकालने लगी। अनु ने रावण के लिए भी प्लेट में खाना निकाल दिया और अपने लिए भी। सब खाना खाने लगे। सब लड़कियां चम्मच से आराम आराम से खा रही थी, पर रावण अपने हाथों से खा रहा था। अंकिता रावण को हाथों से खाते देखकर बोली, रावण तुम चम्मच से क्यों नहीं खा रहे, कि हाथ से खा रहे हो? रावण बोला, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तुम सब एक बात बताओ, पहले चम्मच का आविष्कार हुआ या हाथों का? सबने कहा, ऑफकोर्स हमारे हाथों का। रावण बोला, तो तुम सब बताओ, तुम्हारे पूर्वज चम्मच से खाते थे या हाथों से? सबने कहा, अपने हाथों से। रावण बोला, तो हम लोग इस दुनिया को क्या दिखाने के लिए इस चम्मच से खाते हैं कि हम लोग अमीर है, यही ना? सारी लड़कियों ने कहा, हाँ हम लोग अमीर है, इसलिए अपने स्टेट्स मेंटेन रखने के लिए चम्मच से खाते हैं। रावण बोला, क्या जो हाथ से खाते हैं वह गरीब है और हम लोग चम्मच से सही तरह से एक एक चीज उठाकर खाते हैं तो अमीर है? वह फटे हुए कपड़े पहने तो गरीब और हम फटे कपड़े पहने तो नया लुक। यह सब हम लोग के अंदर ही है। वह गरीब जो अपने हाथों से खाना खाते हैं, वह लोग जो भी खाना खाते हैं उसको मिक्स करके खाते हैं और हम लोग उसको अलग अलग करके। तुम सब जानती हो, अगर हम अपने प्लेट में जो खाना लिया है उसको अलग अलग खाने से हमारी शरीर को इस खाने से उतना फायदा नहीं मिलता और ना पोषक तत्व मिलता है, लेकिन वही खाना हम एक में मिक्स कर खाते हैं तो हमें ज्यादा पोषक तत्व मिलता है। तो तुम लोग बताओ, क्या हमारे लिए चम्मच से खाना ज्यादा जरूरी है या अपने हाथों से? अगर हम लोग अपने हाथ से खाए तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। सभी लड़कियां अपने हाथ से खाने लगी।
रावण ने कहा, कोई चीज तुम चम्मच से खाकर देखो और फिर उसी चीज को अपने हाथों से खाओ। देखो, तुमको पता चलेगा कि चम्मच से ज्यादा कोई चीज हाथ से खाने पर स्वादिष्ट लगता है। सब लड़कियां बोली, हाँ वह तो लग रहा है। रावण बोला, तो सब अपने स्टेट्स के चक्कर में अपने खाने का स्वाद क्यों खराब कर रहे हो? कोई कितना अमीर है, उसके बैंक बैलेंस और उसकी इंडस्ट्री से पता चल जाता है, तो यह झूठ मूठ का कपड़ों और खाने का स्टैंडर्ड से दूसरों को क्या दिखाना कि हम एक अमीर परिवार से हैं। सब लड़कियों ने एक साथ कहा, तो ठीक है, हम सब आज से सिंपल तरीके से रहेंगे। उसके बाद सबने खाना खाया और सब इधर-उधर सोने चले गए। जिसको जहां जगह मिला वह वही सो गया। रावण भी एक सोफा पकड़कर सो गया। सब लड़कियों के घर वालों को पता चल चुका था कि वह सब नक्सलवादियों के कैद से निकलकर किसी होटल में ठहरी है। यह बात सुनकर छत्तीसगढ़ प्रशासन के भी पसीने छूटने लगे थे कि जिस गिरोह को हम लोग आर्मी के मदद लेने के बाद भी नहीं खोज सके, यह लोग अपने आप कैसे बचकर वहां से निकल गए। लगाता है इन सब परिवार वालों ने मिलकर कोई मिशन किया हो और उन लोग को बचा लिया हो। छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी ने उन परिवार वालों से बहुत पता करने की कोशिश की, वह सब कैसे उन लोगों को नक्सलियों के चंगुल से बचाकर लाए। पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन लोग को भी कुछ पता नहीं था। मीडिया को भी यह बात पता चल चुकी थी। उन लोगों ने चैनल पर यह न्यूज चलना शुरू कर दिया था कि वह सारी लड़कियां जिनको नक्सलियों ने 2 दिन से बंधक बना रखा था, उन सबको नक्सलियों से बचाया जा चुका है। पर किसने बचाया है, अभी किसी मीडिया वालों को भी पता नहीं था। वह सब तो नक्सलवादियों को मारे जाने की भी खबरें चलाने लगे। मीडिया चैनल वाले जानते थे कि जब उन लड़कियों को प्रशासन ना बचा पाए होंगे तो वह सब अमीर तो है ही, सबने मिलकर को मिशन के जरिए इन लड़कियों को बचाया होगा। लड़कियों के परिवार वाले भी सोच रहे थे, आखिर वह को है जिसने हमारी लड़कियों को नक्सलवादियों से बचाकर लाया है। वह सब परिवार वाले जहां सब लड़कियां ठहरी थी, वहां के लिए रात में ही निकल गए। उन सबको बस एक बात पता थी कि किसी लड़के ने उनकी जान बचाई है। वह सब यह सोचकर अपनी बेटियों के पास जा रहे थे कि वह उस लड़के से मिल सके और अपने परिवार में शामिल कर सके। पैसा तो सबके पास है, पर ताकत नहीं, इसलिए वह सब अपनी बेटियों से ज्यादा उस लड़के के लिए वहां पर जा रहे थे। जैसे ही सुबह हुआ, जहां पर रावण और लड़कियां ठहरी थी, वहां गाड़ियों का काफिला पहुंचने लगा। कुछ ही देर में वहां पर कार पार्किंग एरिया फुल हो चुका था। अब बाहर के रोड भी जाम होने लगे थे। सारे लड़कियों के परिवार वाले वहां पहुंच चुके थे। होटल मैनेजर की तो हालत खराब हो चुकी थी। वह अपने बॉस के पास फोन कर यहाँ की सारी बातें बताई। मैनेजर से उसका बॉस बोला, यह हमारे लिए सुनहरा मौका है, इससे फायदा उठाने को सोचना चाहिए, ना कि घबराने का। तुम ऐसा करो, उन परिवार वालों के अलावा वहां पर जो भी आए उसको वहां से हटावा, और मीडिया वाले भी आए तो उन सबको गेट से बाहर ही रोको। पुलिस तो वहां पर जाएगी नहीं, क्योंकि उन लोग ने उन लड़कियों को नहीं बचाया है, और आए भी तो उन लोग को गेट से बाहर ही रखो। इससे हमारे होटल का मार्केट में प्रभाव अच्छा पड़ेगा। अभी पुलिस भी हमसे पंगा नहीं ले सकती है, क्योंकि वहां पर कुछ नेता की भी लड़की है। अब मैं फोन रखता हूँ, तुमको जैसा मैंने बताया वैसा ही करो। मैनेजर ने तुरंत अपने सारे बॉडीगार्ड को होटल के गेट पर खड़ा कर दिया और बोला, उन लड़कियों के परिवार वालों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम सबकी नौकरी गई समझो। यह बॉस का आदेश है। वह सारे गार्ड तुरंत गेट के तरफ जाकर गेट को बंद कर के सब वहीं पर खड़े हो गए, और कुछ गार्ड्स जो मीडिया रिपोर्टर होटल के अंदर आ चुके थे उनको बाहर कर दिए। सारे परिवार वाले अपने बेटियों के फ्लैट के तरफ बढ़ गए। जब वह सब फ्लैट के बाहर पहुंचे तो उनमें से एक ने कमरे की बेल का स्विच दबाया। सभी लड़कियां अभी सो रही थी। बेल का आवाज सुनकर रिया जग गई। वह जाकर दरवाजे को खोल दिया और आकर फिर सोने लगी। वह अभी नींद में ही थी। उसने गेट के तरफ भी नहीं देखा कि कौन आया है।
सब लड़कियां हाल में एक ही जगह पर चादर बिछाकर सो रही थी। उनके घर वाले अंदर आए तो देखा यह सब तो रात को पार्टी करके सो रही है। तभी रिया की माँ बोली, रिया यह सब क्या है? हम लोग तुम लोग से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और तुम सब घोड़े बेच कर सो रही हो। कमरे में सब अपने अपने बेटियों को आवाज देकर जगाने लगे। सब लड़कियां उठी तो देखा कि सबके परिवार वाले कमरे में खड़े हैं। वह सब तुरंत उठकर बैठ गई और अपने परिवार वालों से गले मिलने लगी। कुछ देर में सब लोग अपने अपने बेटियों से मिल लिए। चरणजीत राठौर ने रिया से पूछा, बेटा वह लड़का कहाँ है जिसने तुम सबको बचाया? सब लड़कियों का ध्यान सोफे के तरफ गया पर वहां रावण नहीं था। वह सब सोचने लगी, कहीं रावण यहाँ से हम सबको छोड़कर भाग तो नहीं गया। सब इधर-उधर रावण को खोजने लगे। बाथरूम में तक लड़कियों ने देख लिया पर रावण वहां पर था ही नहीं। अनु बोली, लगता है वह यहाँ से चला गया। उसको ज्यादा भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं है, वह अकेले रहना पसंद करता है। अंकिता बोली, हो सकता हो वह कहीं टहलने गया हो। रिया बोली, गेट बंद था तो रावण यहाँ से कहाँ जा सकता है? मैंने ही तो गेट खोला था। सब लड़कियां कुछ देर सोचने के बाद एक दूसरे के तरफ देखकर सोचने लगी, कहीं वह रावण का प्रेत तो नहीं था, कहीं वह मरने के बाद भी भटक रहा हो। चैप्टर 13। फ्लैट में खोजने के बाद रावण किसी को नहीं मिला। तब उन लड़कियों के पेरेंट्स ने कहा, क्या वह चला गया है यहाँ से? अनु बोली, नहीं वह बिना बताए यहाँ से नहीं जा सकता। हम में से सबसे पहले तो रिया ने ही गेट खोला था, वह कहीं पर सो रहा होगा पर हम लोग को मिल नहीं रहा। तभी अंकिता बालकनी के तरफ गई तो देखा कि रावण यहाँ पर आराम से सो रहा था। उसने रावण को जगाया तो रावण की नींद खुल गई और वह उठकर बैठ गया। रावण को अंकिता जागा रही थी। तभी सब परिवार वाले वहीं पर आ चुके थे। सब रावण को ही देख रहे थे। रावण वहां से उठकर रिया को साइड करके बाथरूम के तरफ निकल गया। सारे परिवार वाले रावण को देखकर बहुत हैरान थे। वह सोच रहे थे कि इतना दुबला पतला लड़का इन लड़कियों को बचाकर कैसे लाया है। अंकिता के पिता उसके पास आकर बोले, इसने तुम सबको बचाया है। यह तो कोई जोर से एक थप्पड़ मार दे तो मर जाएगा और तुम सब बोल रही हो कि इसने तुमको बचाया है। तभी लोकेश ठाकुर बोला, तुम सब भी कितनी पागल हो, यह लड़का कैसे तुम लोग को सकता है? क्या पता यह लड़का उनका साथी हो और तुम में से कोई इसको पसंद आ गई होगी तो इसने तुम सबको उनसे बचाकर यहाँ लाया हो। प्रियंका बोली, भाई आराम से उसके मुंह पर कुछ मत बोल देना, नहीं तो मैं और यह सब लोग मिलकर भी तुमको नहीं बचा पाएंगे। लोकेश ठाकुर बोला, मेरी प्यारी बहना, उसके लिए मेरा एक ही हाथ काफी है। अंकिता बोली, उसके बारे में कोई कुछ ना बोले तो ही अच्छा होगा, नहीं तो इसका परिणाम हम सब सोच भी नहीं सकते। करण राठौर बोला, तुम सब उससे इतना डर क्यों रही हो? उसके लिए तो मैं काफी हूँ। रिया यह सुनकर तुरंत करण के पास गई और उसको एक तमाचा जड़ दिया। रिया ने रावण को बाथरूम से बाहर आते देख लिया था, इसलिए उसको करण को थप्पड़ मारना पड़ा। रावण तावल से अपने सर का बाल सुखाते हुए बोला, रिया मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं किसी को नहीं मारने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कोई मुझको पहनने के लिए कपड़ा ला दो। अनु कल ही रावण के लिए कपड़े ले लिए थे, वह कमरे में जाकर रावण के लिए कपड़े लेकर वहां आ गई। रावण ने कपड़े पहने लगा। तभी सुरेंद्र राय बोला, क्या तुम कहीं के महाराजा हो कि तुमको यह लड़कियां जो कह रहे हो वह करने को तैयार है? मैं तुम जैसे लोग को अच्छे से जानता हूँ कि तुम जैसे गरीब की हमारे सामने क्या अवकात है। तुम नक्सलवादियों के गैंग के हो, नहीं तो तुम इनको बचाकर नहीं ला पाते। तुम इनके सामने सही होने का दिखावा तो कर सकते, पर मेरे जैसे लड़कों के सामने नहीं। करण तो पहले से रावण पर घुसा था, वह चाहता था कि सब मिलकर रावण को मारे और पुलिस के हवाले कर दे। तभी भरत राय बोले, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से हो?
रावण बोला, मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और मैं अपने गांव से शहर के तरफ आ रहा था, तो मुझको यह सब मुसीबत में लगी तो मैंने इनको बचा लिया। वैसे भी मैं इन लोग के साथ ज्यादा देर रुकने वाला नहीं हूँ, मेरे को अब एक जॉब भी खोजना है। अनु बोली, तुम मेरी कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेते? कहो तो पापा से बात करूं। रावण बोला, आप लोग बड़े परिवार से हैं, मैं आप सबके चक्कर में नहीं पड़ने वाला, वैसे भी मेरे पास बहुत सारा काम है। तभी अंकिता शर्मा की बहन रेनू बोली, ऐसे लड़कों की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, पर यह जेब में चवनी भी नहीं होती। यह इतने बड़े होटल में ठहरा है, पर जाकर बालकनी में सो रहा था, इससे ही इसकी औकात का पता चलता। मैं तो चाहती हूँ इसको पुलिस के हवाले कर दो और इससे पूछताछ करी जाए कि यह हम जैसे बड़े परिवार के बीच कहीं हमारा सिगरेट जानने तो नहीं आया है। आरोही का भाई बीरेन राय बोला, पहले तो इसको हम खुद ही पिटेंगे और फिर पुलिस के हवाले करेंगे। यह बोलकर बीरेन आगे बढ़ा तो करण और कुछ लड़के भी आगे बढ़कर रावण को मारने गए। करण अपना हाथ उठाया ही था कि कमरे के गेट से अयाना बोली, कोई उस पर हाथ नहीं उठाएगा, नहीं तो उसके लिए यह अच्छा नहीं होगा। सब परिवार वालों ने जब अयाना सिंह को गेट पर देखा तो सब डर कर पीछे हटने लगे। अयाना गेट से चलकर रावण के पास आई। रावण अयाना को देखते ही अपनी सर नीचे कर लिया और बोला, आपका जो भी नाम हो, आप जिस भी परिवार से हो, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरी इन लोग से जान बचाया। मैं तो बस इन लड़कियों को सैफ छोड़कर जाने के लिए यहाँ पर रुक गया था। अयाना रावण के पास आकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रावण बोला, योगी नाम है मैम। तभी अंकिता अयाना के पास आकर बोली, अयाना तुम यहाँ कैसे आ गई? अयाना ने सारे परिवार वालों को देखा और बोली, आप सब अब यहाँ से जा सकते हैं, और हाँ, अगर कोई आपकी जान बचाए तो उसको गिफ्ट या कुछ चीज देते हैं, जिस चीज के लालच में उस आदमी ने जान बचाई हो, ना कि उसको मारते या पुलिस के हवाले करते हैं। अब आप सब यहाँ से जाइए और अपने बच्चों को भी यहाँ से ले जाए। अयना का इतना कहना था कि सब वहाँ से जाने। वहाँ पर अब अंकिता और अनु के परिवार वाले और रावण था। अयाना ने अंकिता और अनु के माता पिता से भी जाने को बोल दिया। वह सब भी वहाँ से चले गए। वह जानते थे कि अयाना जब तक यहाँ पर है उनके बेटियों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, इसलिए वह लोग वहाँ से निकल गए। मीडिया वालों ने बहुत कोशिश की कुछ खबर निकल सके, पर किसी भी परिवार का को सदस्य बाहर मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। वह सब अपने अपने कार में बैठाकर वहाँ से निकल गए। रावण भी फ्लैट से बाहर निकलने लगा। तभी अयाना बोली, क्या तुमको जॉब की जरूरत है? रावण बोला, है तो, लेकिन आप बहुत बड़े घर की लगती है। आपके घर वाले तो मुझको इनसे भी बुरी तरह से बात करेंगे। अयाना बोली, मेरे घर पर तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो बोलेगा बस मेरा एक छोटा भाई, देवर या बेटा, तुम जो भी समझ लो, वह एक ही है, और वह किसी से बात भी नहीं करता, तो तुमको क्या बोलेगा? रावण बोला, मैं तो ठहरा गरीब, मुझको आपके पास क्या काम मिल सकता है? मेरे को बस लड़ाई करना ही आता है, क्योंकि मैंने आज तक पढ़ाई लिखाई नहीं किया है। अयाना बोली, तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, बस मेरा फाइल इधर उधर करते रहना। मैंने कौन सी पढ़ाई लिखाई किया है, बस सबको डरा कर रखती हूँ कि कोई मेरे से गलत फाइल पर सिग्नेचर ना करवा ले। अनु और अंकिता यह सुनकर हंसने लगे और बोले, भगवान ने जोड़ी भी क्या खूब बनाई, दोनों ने पढ़ाई लिखाई ही नहीं किया है। अंकिता रावण के पास जाकर बोली, यह तुम्हारी बीवी अयाना है, जिसके पास जाने से तुम मना कर रहे थे। रावण अपना सर तुरंत ऊपर कर अयाना को नीचे से ऊपर तक देखा और अंकिता से बोला, अगर यह मेरे पास रही थी तो मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। अयाना रावण को अपने तरफ देखते हुए देख लिया था। वह अंकिता से बोली, क्या बातें चल रही है आपस में? अंकिता बोली, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे। अयाना अनु से बातें करने लगी। अंकिता बोली, तो क्या हो जाएगा, वैसे भी वह तुम्हारी बीवी ही तो है। तुझको पता है
अयाना पर बड़े बड़े बिजनेसमैन परिवार के लोग और उनके बच्चों का ध्यान है। इतनी खूबसूरत बीवी हो तो किससे रुका जाएगा। रावण बोला, मजाक मत करो, वह सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर मैं उसके पास रहा तो मैं बिना पानी के मछली की तरह तड़पता रहूंगा। अंकिता बोली, जाप के लिए बात भी तो तुमने ही किया था। और अंकिता रावण के गले लगकर उसके गाल पर किस कर लिया। तभी अयाना बोली, अंकिता तुमको शर्म हाय है या नहीं, किसी भी गैर मर्द को किस नहीं करते। अंकिता बोली, गैर कौन है यहाँ पर, सब तो अपने ही है। बस कुछ कदम की दूरी है, नहीं तो यहाँ पर भूचाल भी आ सकता है। रावण अंकिता के तरफ घुड़ने लगा। अंकिता तुरंत चुप हो गई। अयाना ने अनु और अंकिता से कुछ देर बातें की और बोली, तुम दोनों भी कुछ दिन के लिए सिंह विला चल सकती हो। अनु बोली, नहीं, हम दोनों अपने ही घर जाएंगे, तुमसे मिलना होगा तो हम वहां पर आ जाएंगे। फिर चोरों वहां से नीचे आए और कार में बैठने लगे। रावण आगे वाली सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में वह एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अयाना की कार सीधा फ्लाइट के अंदर चली गई। वह फ्लाइट सिंह परिवार की ही थी। कार फ्लाइट में जाने के बाद सब कार से बाहर आए और एक एक सीट पर बैठ गए। 2 घंटे में वह लोग नासिक एयरपोर्ट पर उतर चुके थे। अयाना ने अनु से कहा, मेरे पास फ्लाइट में 2 कार है, एक से मैं चली जाती हूँ, दूसरे से तुम दोनों चले जाओ, और याद रहे इसको सिंह विला पर भेजवा देना। अंकिता बोली, ठीक है, हम इस कार को भेज देंगे, पर योगी का ख्याल रखना, यह अकेला है, इसका कोई नहीं है इस दुनिया में। अयाना बोली, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझको इसका क्या करना है मैं देख लूंगी। अंकिता और अनु वहां से एक कार लेकर निकल गई। अयाना अपने ड्राइवर से बोली, तुम आज छुट्टी पर हो और कल भी परसों से ड्यूटी पर टाइम से पहुंच जाना। यह बोलकर अयाना ड्राइवर वाले सीट पर बैठ गई और रावण आगे वाली सीट पर बैठने को बोला। रावण गेट खोलकर कार की आगे वाली सीट पर बैठ गया। अयाना ने कार चालू किया और वहां से कार लेके निकल गई। सुबह के 10 बज रहे थे। अयाना ने सिंह परिवार के एक होटल के पास आकर कार रोक दिया और कार से बाहर आ गई। रावण भी कार से निकलकर उसके पीछे पीछे चल दिया। वह तो कार में ही अयाना के बॉडी के खुशबू से मदहोश हो चुका था। वह चुपचाप अयाना के पीछे पीछे चला जा रहा था। अयाना गेट पर पहुंची तो गार्ड ने उनको सैल्यूट किया। अयाना के साथ एक लड़के को देखकर सब चौंक गए थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। होटल मैनेजर भी हैरान था। वह सोच रहा था कि मैडम इतने दुबले पतले लड़के को लेकर अपने साथ क्यों घूम रही है। अयाना अपने मैनेजर के पास जाकर बोली, यह आज से मेरे पर्सनल असिस्टेंट है। अब यह जब भी यहाँ आए तो ध्यान रखना कोई दिक्कत ना हो। मैनेजर बोला, ठीक है मैम, मैं ऐसा ही करूँगा। अयाना रावण के तरफ इशारा करके ऊपर चलने को कहा। रावण ऊपर जीने से चढ़ने लगा। तभी अयाना बोली, ओए बुधू, लिफ्ट से जाना है, जीना से नहीं। रावण नीचे आया और अयाना के पीछे हो लिया। दोनों लिफ्ट के अंदर पहुंचकर 16 फ्लोर का बटन प्रेस कर दिए। दोनों 16 फ्लोर पर पहुंच गए थे। यहाँ पर किसी को आना अलाउड नहीं था। मैनेजर भी इस फ्लोर पर आज तक नहीं आया था। यह अयाना का पर्सनल फ्लोर था। अयाना लिफ्ट से बाहर निकल गई और रावण को अपने पीछे आने को बोला। रावण अयाना के साथ कमरे में चला गया। वहां पर चारों तरफ रावण के बचपन की ही तस्वीर लगी हुई थी। यह देखकर रावण समझ चुका था कि अयाना उससे बहुत प्यार करती है। वह जाकर सोफे पर बैठ गया। अयाना बाथरूम में चली गई और कुछ देर में उधर से नहाकर नाइट ड्रेस में बाहर आई। जब रावण ने अयाना को इस कपड़े में देखा तो वह उसको देखता ही रह गया। उसकी नजरें अयाना से हट ही नहीं रही थी। अयाना ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया और उसके करीब आकर बैठ गई और बोली, तुम मुझको ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मुझको खा ही जाओगे। रावण ने अयाना की बात सुनकर अपना सर नीचे कर लिया और बोला, सारी मैम, मुझसे गलती हो गई। अयाना बोली, कोई बात नहीं, जब मेरे पति किसी और लड़की को किस कर सकते हैं, उसके साथ रात में चिपकर सो सकते हैं,
तो तुम मुझे देख तो सकते ही हो, वैसे मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। रावण को खांसी आ गई और वह खांसते हुए बोला, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा की तरह लग रही हो आप, काश कि मैं आपको ऐसे ही देखते हुए किसी और दुनिया में जा पाता। अयाना बोली, उसके लिए तो आपको अपना नाम योगी से बदलकर रावण सिंह रखना पड़ेगा। और अयाना ने रावण की कॉलर पकड़ कर बोली, क्या तुम मुझसे छिपकर इस दुनिया में कितने दिन रहोगे? मैं जानती हूँ कि तुम रावण हो, यह योगी का जो नाम लेकर तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, अपनी बीवी अयाना को नहीं। तुम क्या जानते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ पर हो। मैंने तुमको खोजने में 2 साल लगाए थे, पर मैंने वहाँ देखा था कि तुम वहाँ कुछ गुप्त विद्या की ट्रेनिंग कर रहे हो, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप वापस आ गई थी। लेकिन तुम तो बाहर आते ही दूसरे लड़कियों पर डोरे डालने लगे और मेरे सामने उस अंकिता की हिम्मत कैसे हो गया तुमको किस करने को? तुम पर केवल मेरा हक है और तुमको कोई टच भी करे तो मुझको बर्दाश्त नहीं होगा। यह बात अपने दिमाग में डाल लो। यह सब सुनकर रावण समझ गया कि यह मुझको खोजने के लिए जंगल तक चली गई और मैं इससे दूर भाग रहा था। रावण घुटनों के बल वहीं बैठकर अयाना का एक हाथ पकड़कर बोला, मुझको माफ कर दो, मेरी गुलाब जामुन, अब से गलती नहीं होगी। चैप्टर 14। अयाना रावण को घुटने के बल बैठा देखकर उसको उठाकर सोफे पर बैठा दिया और बोली, मेरी जान हो तुमको घुटने पर बैठने की क्या जरूरत है? अयाना ने रावण को वहां से उठाकर बेड पर बैठाकर उससे बोली, क्या तुम अपनी माँ की पंसद को पंसद करते हो? रावण बोला, मेरी माँ मेरे लिए आज तक कोई गलत चीज लाई ही नहीं, तो तुम मुझे कैसे नहीं पसंद आती? वैसे भी इन कपड़ों में तो कोई पागल ही होगा जो तुमको पसंद नहीं करेगा। और वह अयाना को अपनी तरफ खींचकर अपने गोद में बैठाकर बोला, मेरी जान क्या तुम मुझसे जलस हो? होगी भी क्यों ना, मैंने उन लड़कियों के साथ कुछ समय जो बिताया है। अयाना बोली, हाँ जलस नहीं होंगी तो और क्या करती? तुम पहली बार किसी लड़की को किस किए, और वह भी मेरे दोस्त को। दूसरा कोई होता तो मैं उसको जान से मार डालती। तुम मुझको छोड़ो, मैं ऐसी कपड़े नहीं पहनती, मुझको शर्म लगता है। वह तो तुमको दिखाने के लिए पहन लिया था। अयाना रावण के बाहों से छुटकर सीधे बाथरूम में चली गई और कपड़े चेंज करके आई। रावण वही बेड पर लेटा हुआ था। अयाना कपड़े चेंज करके उसके पास आकर बैठी ही थी कि रावण ने उसको अपने तरफ खींच लिया और अयाना को जोर से अपने बाहों में भर लिया। अयाना बोली, मुझे छोड़ो, मुझको देद हो रहा है। तुम देखने में ही शरीफ लगते हो, अंदर से शैतान हो, बिल्कुल तुम्हारे उस तस्वीर के जैसे। रावण ने जब अयाना जिस और इसरा कर रही थी उधर देखा तो रावण की बचपन की एक तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। वह तुरंत अयाना को छोड़कर उस तस्वीर को लेने भागा। अयाना ने उसको अब जोर से पकड़कर बोली, मेरे कमरे की अगर तुमने एक भी सामान को हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। रावण बोला, क्या ठीक नहीं होगा? यह तस्वीर तुमको कहाँ से मिल गई? अयाना ने रावण के ओंठ को अपने दांतों से जोर से काट लिया। रावण जोर से चिल्लाकर बोला, जंगली शेरनी, आज तक मेरे को शेर ने भी इतना जख्म नहीं दिया था, तुमने तो मेरा ओंठ ही काट लिया। तभी अयाना ने रावण के दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसके गोद में आकर बोली, तुम इस कमरे में केवल मुझको छू सकते हो और प्यार कर सकते और कोई वस्तु को नहीं। यह जब मैं जंगल गई थी तब खींच कर लाई थी। तुम उस समय एक मगर के बच्चे को पकड़ रहे थे और तुमने उस समय कपड़े भी नहीं पहने थे। पर यह तस्वीर मेरी उन यादगार चीजों में से सबसे कीमती है। तब मुझको पहली बार पता चला था कि तुम जीवित हो, इसलिए यह तस्वीर तो यहीं पर रहेगी, चाहे इसके लिए मुझको कुछ भी करना पड़े। रावण बोला, इस तस्वीर के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। अयाना बोली, हाँ। रावण बेड से उठकर कमरे की लाइट्स ऑफ करी, उसके बाद अयाना के पास आ गया और बोला, अब तुम मेरे करीब आ सकती हो। अयाना डरते हुए रावण के बाहों में चली गई। रावण ने अयाना को पकड़कर किस करना शुरू कर दिया। अयाना भी उसका साथ देने लगी। कुछ देर तक किस करने के बाद रावण किस करते हुए अपने कपड़े उतारने लगा
और अयाना का भी कपड़े शरीर से उतरते ही रावण अयाना के ऊपर आ गया। जैसे ही रावण अयाना के ऊपर आकर एक शाट अंदर की तरफ किया, अयाना देद से चीख उठी और उसने रावण के कंधों पर अपने नाखून गड़ा दिया। रावण को वहां पर पहले से ही गोली लगी थी, उसको देद तो हुआ पर उसके मुंह से आवाज नहीं आई। रावण के कंधे से फिर खून निकलने लगा। अयाना के जब पूरे हाथों में खून लग गया तो अयाना अपनी देद भूलकर रावण से पूछा, तुम्हारे कंधे से खून क्यों निकल रहा है? रावण कुछ नहीं बोला, वह तो अपने रोमांस और पहला प्यार के एहसास के अलावा उसको अपने शरीर का देद तो पता ही नहीं चल रहा था। अयाना ने रावण को अपने ऊपर से धीरे से धक्का दिया और चादर लेकर अपने बंधन को ढकते हुए कमरे का लाइट्स चालू कर दिया। और जब उसने रावण को बिना सट के देखा तो वह गुस्से से बोली, तुमको जब नक्सलियों से मुठभेड़ में गोली लगी है तो तुमने मुझको बताया क्यों नहीं? तुम अभी चलो हॉस्पिटल में, तुमको डॉक्टर से दिखाती हूँ। तुमको पता है यह जख्म आगे चलकर कोई बीमारी का रूप ले सकती है और तुमको तो 5-6 गोलियां लगी है और तुम यह बताने के बजाय मेरे साथ मस्ती करने में लगे हो। यह बोलते हुए अयाना ने अपने कपड़े पहन लिया थी। उसके बाद वह रावण के पास जाकर उसके पैंट शर्ट को पहनाया और उसकी हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकलने लगी। रावण कुछ बोल नहीं सका, वह उसके पीछे पीछे चलता चला गया। अयाना ने उसका हाथ पकड़कर रखा था। जब वह लिफ्ट से बाहर आए तो रावण ने अपना हाथ छुड़ाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। अयाना भी कुछ नहीं बोली, वह जान गई थी कि रावण दुनिया के सामने अपनी असलियत अभी नहीं लाना चाहता। वह कार में जाकर ड्राइवर के सीट पर बैठ गई, रावण भी उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। अयाना तो अपना देद और अपने शरीर से निकलते हुए खून पर ध्यान ही नहीं गया, पर कुछ ही देर कार चलाने के बाद अयाना का पूरा सीट खून से भीग चुका था। अयाना रावण के तरफ देखकर बोली, पति देव, मैं अब कार से बाहर कैसे निकलूंगी? मेरे कपड़े तो तुम्हारे कारण खराब हो चुके हैं। रावण बोला, कोई बात नहीं, कार कहीं साइड में रोक लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े ले आता हूँ। अयाना बोली, कपड़े से खून रुक जाएगा। रावण बोला, तो और क्या चाहिए? अयाना ने अपनी कार एक दवा दुकान के सामने रोक दिया और उसके हाथ में क्रेडिट कार्ड देकर बोली, जाओ उस दुकान से एक पैड का पैकेट लेकर आओ। रावण बोला, पैड क्या होता है? अयाना बोली, मेरे प्यारे पति देव, आप जंगल से आए हैं ना, जो मैं कह रही हूँ वो करिए ना, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हैं? रावण बोला, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, तुम इंतजार करो। रावण मेडिकल शॉप से जाकर पैड लेकर कार के पास आया और अयाना को देकर वह कार का गेट खोलने लगा। अयाना बोली, और मेरे लिए कपड़े कौन लाएगा? अभी वह मॉल दिखाई दे रहा है ना, आपको वहां से 30 के साइज का एक पैड लेकर आए, तभी तो मैं कार से बाहर निकल पाऊंगी। रावण बोला, यह काम रूम पर भी तो हो सकता था, वहीं पर कुछ देर रुक कर लेती। अयाना बोली, जैसे कि मुझको पता था कि आप जंगल से आकर मंगल करने वाले हैं और मैं आपका बिस्तर पर सारे सामान के साथ इंतजार करूं। मैं वहां नहीं जाती तो आप आज मेरे साथ होते भी नहीं। रावण बोला, चुप हो जाओ जंगली शेरनी, आपके लिए मैं कपड़े लेकर आ रहा हूँ। रावण अयाना के लिए कपड़े लाने चला गया और कुछ देर बाद उधर से कपड़े लेकर वापस आया और अयाना को पकड़ा दिया और कार में बैठने लगा। अयाना ने उसको धक्का देकर कार से बाहर उतार दिया और कार लॉक करके उसने पैड लिया और दूसरी पेंट पहन लिया। तब कार का गेट खोला। अयाना ने जब कार से बाहर देखा तो वहां पर रावण नहीं था। अयाना कार से बाहर आकर इधर-उधर देखने लगी तो उसको रावण कुछ दूरी पर दिखा। वह स्कूल के बच्चों को सड़क पार करवा रहा था। वह उसके पास चली गई और बोली, आपका काम खत्म हो गया हो तो हम चले। रावण ने कहा, हाँ चलते हैं। वह दोनों कार में बैठकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। पर उस जगह पर और कोई भी था जिसने अयाना को एक लड़के के साथ कार में घूमते हुए देख रहा था। वह और कोई नहीं, नूरा अंसारी थी, अयाना की बड़ी बहन, जो कुछ काम से यहाँ पर आई थी। पर अयाना को ऐसे किसी लड़के के साथ घूमते हुए देखकर वह हैरान थी।
उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अयाना इस लड़के के साथ क्यों घूम रही है। यह इतना दुबला पतला है और योगी जैसा भी, इसके सर के बाल तो लड़कियों के तरह है। मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा, नहीं तो यह लड़का अयाना के साथ कुछ गलत ना कर दे। चैप्टर 15। क्या नूरा अंसारी पता कर पाएगी कि रावण कौन है? क्या रावण सिंह के शरीर में गोली लगने से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है? चलिए आगे जानते हैं। नूरा सोच विचार करते हुए अयाना जिधर जा रही थी उसी तरफ कार में बैठकर जाने लगी और उसके कार का पीछा करने लगी। अयाना रावण को हॉस्पिटल लेकर पहुंची और रावण के साथ हॉस्पिटल के प्राइवेट कमरे के तरफ जाने लगी। अयाना जैसे ही प्राइवेट कमरे का गेट खोलने वाली थी, एक नर्स आकर बोली, आप जैसे लोग के लिए यह कमरा नहीं है, आप उधर जाए, यह वीआईपी वार्ड है। इसमें केवल अमीर परिवार के लोग ही जा सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। आपको पता है कि इस वार्ड के डॉक्टर 1 घंटे के 1 लाख फीस लेते हैं, आप यहाँ से उधर जाए। अयाना बोली, तुम मुझको जानती हो, मैं कौन हूँ? वह नर्स बोली, आप जैसे लोग को जानकर मुझको क्या करना है? आप दोनों देखने से किसी मिडिल क्लास परिवार के लग रहे हो। अयाना गुस्से में बोली, मैं अयाना सिंह हूँ, सिंह इंडस्ट्रीज की मालकिन। वह नर्स बोली, आप जैसे छोटे मोटे कंपनी वाले भी यहाँ इलाज नहीं करा सकते, कुछ पैसे क्या पास में आ गए चले हैं अमीरों से मुकाबला करने। यह बोलकर वह चुप हो गई। रावण बोला, उसको नहीं पता है कि तुम कौन हो, तो क्यों जीत कर रहे हो? चलो हम जहां वह बोल रही है वहीं दिखा लेते हैं। वैसे भी मुझको कोई ज्यादा दिक्कत तो है नहीं। और वह अयाना को अपने साथ लेकर जनरल वार्ड के तरफ जाने लगे। तभी उस नर्स के पास एक डॉक्टर आकर बोली, क्या जो अभी यहाँ पर थे वह अंदर है? वह नर्स बोली, मैडम वह गरीब थे, उनका ज्यादा पैसा खर्च ना हो इसलिए मैंने उनको जनरल वार्ड के तरफ भेज दिया। वह डॉक्टर बोली, तुमको कैसे पता चला कि वह गरीब है और वीआईपी वार्ड के खर्च नहीं उठा सकते? वह नर्स बोली, उनके कपड़े और हुलिया से, और वह दोनों ने कुछ गड़बड़ किया होगा, इसलिए यहाँ पर आए थे कि किसी को कुछ पता ना चल सके। डॉक्टर ने तुरंत उस नर्स के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोली, तुमको पता भी है कि वह लड़की कौन थी? अगर उसके किसी बॉडीगार्ड ने यह बात सुन लिया होता या उसने, तो यह हॉस्पिटल को वह लोग खरीद कर सबसे पहले यहाँ के डॉक्टर्स और नर्स को भागते। और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गई, नहीं तो तुम अब तक जीवित नहीं बचती और हमारे हॉस्पिटल के बोझ भी तुमको नहीं बचा पाते। हमारे सारे सीनियर्स डॉक्टर बस कुछ देर में आते ही होंगे, तुम जाकर उन लोग को यहाँ पर लेकर आओ। अंकिता शर्मा भी अपने पापा के साथ कुछ मीटिंग में व्यस्त थी, पर जैसे उसको खबर मिला कि अयाना हमारे हॉस्पिटल में आई है तो वह मीटिंग छोड़कर वहां से तुरंत प्राइवेट वार्ड के तरफ पहुंची, पर वहां पर अयाना नहीं थी। उसने एक डॉक्टर से पूछा, क्या यहाँ कोई अयाना नाम की लड़की आई थी? उस डॉक्टर ने कहा, हाँ आई तो थी, पर नर्स ने उनको जनरल वार्ड के तरफ भेज दिया। अंकिता बोली, तो तुम सब यहाँ क्या झक मार रहे थे कि तुमने उसको नहीं रोका? सारे डॉक्टर यह सुनकर डर गए और बोले, मैम हम लोग को पता नहीं था वह कौन है, इसलिए हमने उनको कुछ नहीं बोला। अंकिता बोली, अगर अयाना को कुछ हुआ ना तो समझो तुम सब की नौकरी गई। तुम सब नहीं जानते कि वह कौन है और कितनी पावर रखती है, और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी नहीं है। तुम सब जाकर खोजो और देखो वह किस वार्ड में है। उसके दुश्मन हमेशा उसके पीछे ही रहते हैं। अगर किसी को पता चला कि अयाना बिना बॉडीगार्ड के यहाँ पर है तो उसके ऊपर हमला भी हो सकता है। डॉक्टर्स यह सुनकर तुरंत वहां से अयाना को खोजने निकल गए। अंकिता भी अयाना को खोजने लगी। उसको यह नहीं पता था कि उसके साथ रावण भी है, नहीं तो वह इतना परेशान नहीं होती। रावण और अयाना के जनरल वार्ड में पहुंच चुके थे। डॉक्टर के कहने पर रावण एक बेड पर लेट गया। एक डॉक्टर उसको देखने के लिए आया और उसको देखने लगा। अयाना को वहां का गंध बर्दाश्त नहीं हो रहा था
पर रावण के कहने पर वह यहाँ पर रुकी थी। पर वह कुछ ही देर में बेहोश होकर जमीन पर गिरने वाली थी कि रावण ने उसको गिरते हुए देखा, तो वह बेड से उतरकर तुरंत उसको अपने बाहों में भर लिया और डॉक्टर के तरफ देखकर बोला, मेरा इलाज रहने दीजिए, नहीं तो इनको भर्ती करना पड़ सकता है। रावण अयाना को बेहोश देखकर उसको अपने गोद में लिया और हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। वह कार पार्किंग एरिया में पहुंचकर अयाना को कार में बैठा दिया और उसके मुंह पर पानी मारा। अयाना की आंख खुल गई और वह रावण के तरफ देखकर बोली, डॉक्टर ने तुमको सही से चेक तो कर लिया ना? रावण सच नहीं बोल सकता था। वह हाँ में सर हिला दिया और कार में बैठ गया। अयाना ने कार चालू की और कार पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगी। तभी वहां गेट पर उसके कार को एक बॉडीगार्ड ने रोक दिया और बोला, अंकिता मैम का आर्डर है, हम आपको बिना उनसे मिले बाहर नहीं जाने दे सकते। यह सुनकर अयाना को गुस्सा आ गया और बोली, अगर उनको पता है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ यह हुआ, तो उससे कह देना कि आज से उसका मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है और मैं उसकी कोई गुलाम नहीं जो उसकी आर्डर मानूं। यह बोलकर अंकिता ने कार को आगे बढ़ाकर हॉस्पिटल का गेट तोड़ते हुए बाहर आ गई। रावण यह देखकर समझ चुका था कि उसके सिंह परिवार और इंडस्ट्रीज को अयाना कैसे हैंडल करती है। वह कुछ बोला तो नहीं, पर वह भी अंकिता से नाराज जरूर था। अयाना अपनी कार लेकर सीधा सिंह विला के तरफ निकल गई। नुरा भी हॉस्पिटल में आ चुकी थी और जब उसने अयाना को हॉस्पिटल का गेट तोड़ते हुए देखा तो वह समझ गई कि यह अब घर पर ही जाएगी, क्योंकि अयाना जब भी ज्यादातर गुस्सा होती थी तो वह अपने कमरे में ही रहना पसंद करती थी। इसलिए नुरा समझ गई थी कि वह अब घर जाएगी। वह भी अपने कार में बैठ घर के लिए निकल गई। अंकिता को जब यह पता चला कि अयाना चली गई और हॉस्पिटल का गेट भी तोड़कर गई है, तो वह समझ गई कि यह हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। वह अपने पापा को यह बात बताया। वह तो यह सुनकर परेशान हो गए और अंकिता बोले, हम लोग को अब क्या करना चाहिए? क्या हम लोग को उसके घर चलना चाहिए? अंकिता बोली, चलना तो पड़ेगा, नहीं तो इस शहर में उससे पंगा लेकर आज तक कोई सुखी नहीं रहा है। चैप्टर 16। अयाना कार स्पीड में लेकर सीधे घर के अंदर आई और कार से उतरकर वह अपने कमरे के तरफ जाने लगी। तभी उसको ध्यान आया कि रावण भी उसके साथ यहाँ पर आया है। वह तुरंत मुड़कर वापस आई और बोली, तुम मेरे साथ अपने कमरे में रह सकते हो। विला के अंदर कोई नहीं आता जो तुमको मेरे साथ देखकर बाहर कुछ बोलेगा। रावण बोला, नहीं, तुम्हारी बहन और माँ भी तो है यहाँ पर। अयाना बोली, मैं किसी से बात नहीं करती और ना वह लोग मेरे से कोई बात पूछते हैं। वैसे भी मेरी शादी की उम्र तो हो ही गई है, तो कह दूंगी कि मैंने शादी कर लिया है। रावण बोला, यह अभी ठीक नहीं है। अयाना रावण के पास आई और उसके हाथ को पकड़कर उसके बचपन के कमरे में ले जाने लगी। रावण बोला, अयाना, मैं अपनी माँ के कमरे में रहना चाहता हूँ कुछ दिन के लिए। अयाना बोली, ठीक है, तो यह कमरा आज से तुम्हारे छोटे भाई का हो गया। तुम जहाँ रहोगे मैं भी वहीं पर रहूंगी, चाहे मुझे बेड पर सोना पड़े या जमीन पर। तुमको पता है, जब पहली बार तुम्हारी माँ ने तुम्हारा कमरा मुझे दिया था तो वह बोली थी, इसको संभाल कर रखना, यह रावण का कमरा है, उसके कोई सामान को वहां से मत हटाना जहां वह रखा है। और आज तक सब वैसा का वैसा ही है। पता है क्यों? क्योंकि मुझको उस समय से ही तुमसे प्यार होने लगा था। जब मैं सोती थी तभी तुमको देखते हुए और जगती थी तब भी तुमको देखते हुए। अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। रावण बोला, ठीक है मेरी गुलाब जामुन, तुम जहां मैं वहां पर यह बात किसी को पता चले कि मैं रावण हूँ। अयाना बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब देख लूंगी। तभी वहां रुद्र आ जाता है और अयाना को एक लड़के के साथ देखकर बोला, भाभी यह कौन है? अयाना बोली, यह मेरे पति है, इनका नाम योगी है। रुद्र बोला, तो क्या आज से यह यहीं पर रहेंगे हमारे साथ? अयाना बोली, हाँ, यह हमारे साथ ही रहेंगे, आज से ऊपर वाला कमरा तुम्हारा है।
वहां पर आज से तुम रहोगे, मैं और यह आज से उस कमरे में रहेंगे। रुद्र खुश होकर बोला, ठीक है, तो आज से सिंह परिवार का बोस में अयाना बोली। रुद्र तुम ज्यादा सपने मत देखो, पहले पढ़ाई लिखाई पूरी करो। मेरा क्या, मैं अपने पति के साथ झोपड़ी में भी दिन काट लूंगी, पर यह सिंह इंडस्ट्रीज तुमको तब मिलेगा जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे। रुद्र बोला, ठीक है। वह वहां से ऊपर वाले कमरे के तरफ जाने लगा। तभी वहां अयाना की मां हेमलता आई और बोली, अयाना मैंने का सही सुना, तुमने शादी कर लिया? अयाना बोली, हाँ मैंने शादी कर लिया, यह मेरे पति है योगी सिंह। और वह रावण को लेकर अपने मां के पास चली गई और झुककर दोनों ने हेमलता के पैर छुए। हेमलता ने दोनों को आशीर्वाद दिया और बोली, क्या यह किसी बड़े परिवार से है? अयाना बोली, नहीं, यह एक गांव के रहने वाले हैं और गरीब है। हेमलता ने कहा, वैसे तो मैं गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करती, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि यह प्रॉपर्टी सिंह परिवार की है। अभी तो सब ठीक है, पर जब रुद्र की शादी हो जाएगी तो हम लोग को अपने पुराने घर में ही जाना पड़ेगा, इसलिए इनको मेहनत करते रहने को बोलना कि जब हम लोग उस गांव वाले मकान में जाए तो यह तुमको कम से कम सही से रख पाए। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों अलग हो, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि यह ऐसो आराम और कुछ दिन के ही है। रावण बोला, मांझी आप इस बात की फिक्र ना करे, मैं अपनी मेहनत का ही कमाई खाऊंगा और आपके बेटी को खिलाऊंगा। हेमलता बोली, ठीक है, पर इस लड़की से थोड़ा बचकर रहना, पता ना कब क्या कर दे, किसी को पता नहीं होता। रावण बोला, ठीक है मांझी, मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। हेमलता बोली, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए लंच लगाती हूँ। रावण और अयाना मुंह हाथ धोने चले गए। हेमलता किचन में जाकर खाना लाकर टेबल पर लगाने लगी। तभी वहां नुरा आई और अपने माँ से बोली, माँ मैंने आज अयाना के साथ एक लड़के को देखा। हेमलता जी बोली, हाँ वह अयाना का पति है और आज से वह अयाना के साथ यहीं पर रहेगा। नुरा गुस्सा होकर बोली, शादी कर लिया और मुझको बताया तक नहीं कि वह शादी करने वाली है। मैं क्या उसको मना कर देती, वह मेरी लाडली है, उसके लिए तो मैंने आज तक शादी नहीं किया है, और वह शादी भी कर ली और मेरे से बताया भी नहीं। हेमलता नुरा से बोली, बेटा क्या बताती कि वह एक गरीब परिवार में शादी कर रही है जिसका कोई नहीं है। नुरा बोली, ठीक है, पर वह लड़का कहाँ है, उसको एक बार देख तो लूं मैं कि कैसा है, कहीं मेरे और आपके तरह वह भी धोखा ना खा जाए। हेमलता बोली, यह उन लोगों की तरह तो नहीं है जो हम लोग के साथ हुआ, वह मैं नहीं चाहती कि अयाना के साथ हो। इसके दादा ने आपको धोखा दिया तो मेरा जन्म हुआ, और इसके पापा ने मुझको धोखा दिया तो इसका जन्म हुआ। मैं नहीं चाहती कि हमारे जैसे इसको भी धोखा दे। हेमलता बोली, वह दोनों शहर में रहते थे और कॉलेज में पढ़े थे, वह तो बड़े परिवार के थे, इसका अनुमान हम दोनों को था, पर यह गांव का है और पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया है। यदि यह कोई बड़े परिवार का होता तो यह ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करता ही। मैंने उसे देखा है, वह कहीं से एक बड़ परिवार का नहीं लगता, वह एक गरीब परिवार से ही है। नुरा बोली, हम यह बात जानते हैं कि हम किस परिवार से हैं, पर अयाना को कुछ ना पता चले तो ही सही है, नहीं तो अयाना के ऊपर मुसीबत आ सकती है। फिर दोनों खाना लगाने लगी। रुद्र सिंह सबसे पहले टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, नुरा माँ, आज से वह कमरा मेरा हो गया है, आप अब उस कमरे में आ सकती है। नुरा बोली, ठीक है बेटा, पर अयाना कहाँ रहेगी? रुद्र बोला, वह मेरे माँ के कमरे में योगी अंकल के साथ। अयाना और रावण भी वहां पर आ गए और टेबल पर बैठ गए। रावण अपना सर झुकाकर टेबल पर बैठा था तो अयाना बोली, यहाँ कोई और नहीं है जो तुम ऐसे शर्मा रहे हो, वह मेरी बड़ी बहन नुरा है और मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर है। रावण टेबल से उठकर नुरा का पाँव छूकर आशीर्वाद लिया। नुरा योगी के संस्कार देखकर समझ गई कि यह एक अच्छा लड़का है। अयाना के लिए मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। रावण अपने टेबल पर आकर बैठ गया और अयाना के तरफ देखकर बोला, अब तो ठीक है।
अयाना बोली, वह सब तो चलता रहेगा, पहले तुम खाना खाओ। घर से बाहर रहकर तुम कितने दुबले पतले हो गए हो, और तुम्हारी बचपन के तस्वीर में तुम कितने। रावण जोर जोर से खांसने लगा। अयाना समझ गई कि उसने कुछ ज्यादा बोल दिया है। अयाना रावण के तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया। रावण ने पानी पिया और फिर खाना शुरू कर दिया। नुरा थोड़ा देर के लिए तो समझ ही नहीं पाई कि अयाना क्या बोल रही है, पर कुछ देर सोच विचार करने के बाद नुरा ने हेमलता के तरफ देखा तो वह भी नुरा के तरफ ही देख रही थी, और वह दोनों इशारे में बात करने लगी। हेमलता ने नुरा से इशारे में बोली, हो सकता है कि यह रावण हो। अयाना बोली, आप सबको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यह रावण ही है। यह सुनकर नुरा और हेमलता को शौक लगा और वह रावण के तरफ देखने लगी और बोली, तुम हमसे इतना बड़ा राज छुपाकर रखा था। अयाना बोली, हाँ रखा था तो क्या? यह मेरे पति है, मैं इनको बचपन से प्यार करती हूँ, आज कल से नहीं। नूरा बोली, तो यह बात तुम दोनों छुपाकर क्यों रखना चाहते हो? रावण बोला, क्या आप सब भी? मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ और आप सब आपस में झगड़ने में लगी, क्या मैं यहाँ से चला जाऊं? नूरा रावण के पास उठकर आई और बोली, नहीं बेटा, आप तो इस घर के बोस हो, आपको हम यहाँ से जाने को कैसे बोल सकते हैं? अयाना नुरा से बोली, तुम उसको ज्यादा मक्खन मत लगावा, नहीं तो यह मेरी बात नहीं सुनेगा। रुद्र बोला, तो आप मेरे बड़े भाई हो। रावण बोला, हो, और वहां से उठकर वह किचन में जाकर हाथ धोकर कमरे के तरफ चला गया। उसको कमजोरी सी होने लगी थी। अयाना उसके पीछे गई पर रावण ने हाथ दिखाकर उसको वहीं पर रोक दिया और वह कमरे में चला गया। अयाना बोली, आप सबको यह बात तो पता चल गया, पर किसी और को अभी मत बताना कि रावण सिंह परिवार में आ चुका है। सबने हाँ में गर्दन हिलाया। हेमलता अयाना से बोली, रावण का खाना उसके कमरे में लेकर चले जाओ, वह वहीं पर खा लेगा। अयाना ने बात मान लिया और वह रावण का खाना लेकर कमरे के तरफ जाने लगी। जैसे ही वह कमरे में गई, रावण का शर्ट उसके बदन पर नहीं था और वह फर्श पर बेहोश पड़ा था। यह देखकर अयाना के हाथ से उसकी खाने के थाली नीचे गिर गई और वह जोर जोर से चिल्लाकर रावण को जगाने की कोशिश करने लगी। अयाना की आवाज सुनकर नुरा, हेमलता और रुद्र उसके तरफ भागे। उन लोगों वहां जाकर देखा तो रावण बेहोश पड़ा था। चैप्टर 17। सिंह परिवार के चारों लोग, नुरा, अयाना, हेमलता और रुद्र, सब रावण को ही देख रहे थे कि इसकी हालत इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई। नुरा ने आगे बढ़कर रावण के पूरे शरीर को चेक करने लगी। तभी उसको पता चला कि रावण के शरीर में तो 6-7 गोलियां लगी थी और इसका इलाज भी सही से नहीं हुआ है। नुरा ने अयाना के तरफ देखकर पूछा, रावण को इतनी सारी बुलेट्स कैसे लगी है? यह सुनकर रुद्र और हेमलता भी रावण के पास से जाकर उसको देखने लगी और उन दोनों ने भी अयाना से यही सवाल पूछा, रावण को गोलियां कैसी लगी? अयाना बोली, माँ, वह नक्सलियों ने उन 7 परिवार के लड़कियों को किडनैप किया था, उसको बचाने में यह बुलेट लगी है। नुरा बोली, तो इसको दिखाया क्यों नहीं? अयाना बोली, अभी तो इनको हॉस्पिटल से ही लेकर तो आ रही हूँ। नुरा बोली, तुमको क्या लगता कि वहां पर डॉक्टर्स ने इसको देखा था? अयाना बोली, मैं तो बेहोश थी, मुझको तो रावण ने कहा कि मेरे चेकअप हो गया। नुरा बोली, रावण को जैसे ही डॉक्टर्स चेक करने वाले थे तभी तुम बेहोश हो गई थी, तो उसने अपना चेकअप भी नहीं कराया और तुमको लेकर बाहर आ गया था। मुझको पहले पता होता तो मैं इसको वहीं पर भर्ती करा देती। अयाना को यह सुनकर सब समझ आ गया कि रावण उसके बेहोश होने के कारण अपना चेकअप भी नहीं कराया और उससे झूठ भी बोल दिया कि वह डॉक्टर्स से दिखा चुका है। तभी सिंह विला के गेट पर अंकिता और उसके साथ एक डॉक्टर्स की टीम सिंह विला पहुंच गई। अंकिता कार से बाहर आकर गार्ड से बोली, मुझे अयाना जी से मिलना है। गार्ड बोला, ठीक है, अभी आप यहीं पर रुकिए, मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप उनसे मिलने आए हैं। गार्ड ने अयाना को फोन मिला दिया
अयाना का फोन जमीन पर पड़ा हुआ था। जब वह रिंग किया तो नूरा ने फोन उठाकर बोला, कहो क्या बात है। गार्ड बोला, मैं अंकिता शर्मा एक डॉक्टर्स के टीम के साथ यहाँ पर आई है और वह अयाना मैम से मिलना चाहती है। नूरा बोली, ठीक है, उनको लेकर अंदर आ जाओ। अयाना बोली, कौन है? नूरा बोली, अंकिता और कुछ डॉक्टर्स है। अयाना बोली, सब उन लोग के कारण ही हो रहा है, उनके ही जान बचाने में इसको गोलियां लगी थी और उसके हॉस्पिटल में गए तो हमको जनरल वार्ड में भेज दिया गया, जिसके वजह से रावण का यह हाल है। उसको अंदर मत बुलाओ। उससे भी बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे एक कॉल पर यहाँ दौड़ते हुए आएंगे। अयाना अपना फोन नूरा के हाथ से लेने ही वाली थी, पर अंकिता और उसकी पूरी डॉक्टर्स की टीम उस कमरे में आ गई। अंकिता ने अयाना के तरफ देखा भी नहीं और आगे बढ़कर रावण के शर्ट को उतारा और उसका चेकअप करने लगी। उसके हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसको पहले ही बता दिया था कि रावण के शरीर में गोली लगने के कारण उसके शरीर के कुछ हिस्सों में बारूद का इन्फेक्शन हो गया है और उसको जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। अंकिता डॉक्टर्स से बोली, इसके शरीर में पानी और खून दोनों की मात्रा कम है, जल्द से जल्द इसको पानी चढ़ाओ और रुद्र का चेकअप करो, इसके बॉडी से कुछ खून मिल जाएगा, तब तक हम हॉस्पिटल से कुछ और खून मांगा लेंगे। रुद्र ने जैसे सुना कि उसके भाई को खून की जरूरत है, वह तुरंत आगे बढ़कर बोला, आप जितना हो सके उतना मेरे शरीर खून ले सकते हैं, पर मेरे भाई को जिंदा बचा लो। डॉक्टर्स ने रुद्र के मुंह से रावण को अपना भाई बोलते हुए सुना। हो समझ गए कि आज हमारी जान जाएगी या बचेगी, यह हमारे काम पर निर्भर करेगा। वह सब ध्यान से काम करने लगे। अयाना को नूरा ने एक कोने में पकड़कर बैठा रखा था, नहीं तो आज वह अंकिता को मार भी सकती थी। अयाना की आंखें बिल्कुल लाल लाल हो चुके थे, वह अंदर से पूरी तरह से टूटने लगी थी। आज तक तो उसको पता था कि रावण जंगल में सेफ है, पर यहाँ पर आते ही रावण के ऊपर मुसीबत आना शुरू हो गया था। अंकिता कुछ देर चेकअप करने के बाद बोली, रावण को किसी ने जहर दिया, वह भी एक सुई के जरिए। नूरा और अयाना यह सुनकर तुरंत जहाँ थे वही फर्श पर गिर गई। हेमलता भी सोचने लगी, आखिर जब रावण को कोई जानता ही नहीं है तो इसको जहर कौन दे सकता है। नूरा अपना होश संभालते हुए बोली, क्या इस जहर का कोई काट है? अंकिता बोली है, पर वह राठौर परिवार के कंपनी में बनती है और वह लोग बिल्कुल इस दवा को ना मात्रा में बनाते हैं और इसकी लागत करोड़ों में है, इसलिए इस दवा को कोई उनसे खरीद नहीं पाता। अयाना अंकिता से बोली, रावण ने उनकी बेटी को बचाया था ना, नक्सलवादियों से उनके पास फोन करके बोलो कि रावण को यह दवा अर्जेंट में चाहिए और अगर देने को तैयार ना हो तो बोल देना कल का सुबह राठौर परिवार का आखिरी सुबह होगा। नूरा अयाना से बोली, तुम अभी मुसीबत में हो और उनसे प्यार से दवा लेने के बजाय धमकाना चाहती हो। मैं देखती हूँ वह दवा राठौर परिवार से कैसे लेकर आना है, तुम यहीं पर बैठो। हेमलता बोली, पर रावण को जहर दिया किसने? उसका भी तो पता करो, कहीं जिनको इसने बचाया उन्हीं में से कोई सिंह इंडस्ट्रीज और परिवार का दुश्मन तो नहीं है। अंकिता बोली, मैं अपने हॉस्पिटल का सीसीटीवी चेक करवाती हूँ और अयाना तुम याद करो कि रावण जब तुम्हारे साथ था तो उसके आसपास कोई आया था। अंकिता कमरे से बाहर जाकर अपने हॉस्पिटल के सीसीटीवी को चेक करने के लिए एक मैसेज छोड़ा। अयाना भी याद करने लगी कि रावण जब उसके साथ था तब कोई उसके करीब आया था क्या, पर उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। नूरा ने राठौर परिवार को फोन करके दवा के बारे में पूछा। उधर से चरणजीत राठौर बोले, बेटा मेरे पास यह दवा तो है, पर मैं इस दवा को 10 करोड़ से कम में नहीं दे पाऊंगा। नूरा बोली, ठीक है, तो हम आपके दवा के पूरे पैसे देने को तैयार है, पर योगी ने आपकी लड़की को बचाया है, उसी को इस दवा की जरूरत है, सिंह परिवार को नहीं। आप अपना खाता नंबर भेज दो, हम रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। चरणजीत राठौर बोले, अगर उस लड़के को जरूर है तो यह दवा मैं खुद लेकर आ रहा हूँ। उस दिन उस लड़के से मेरी बात नहीं हो पाई थी,
आप टेंशन ना ले, हम कुछ घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। चैप्टर 18। क्या रावण को जो जहर दिया गया था उससे वह बच पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। सिंह विला पर डॉक्टर्स को देखकर कुछ गार्ड्स को समझ नहीं आ रहा था कि किसको क्या हुआ है। कि डॉक्टर्स आए हैं पर उनको विला में अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, वह विला के एंट्री गेट तक ही आ सकते थे। तभी वहां रणवीर शर्मा भी पहुंच गए। वह भारत के एक जाने-माने डॉक्टर्स में से एक थे। उनके साथ एक उनके दोस्त भी थे जो कुछ दिन के लिए भारत के दौरे पर आए थे। वह भी सिंह परिवार के छोटे बेटे रुद्र सिंह को पसंद करते थे। वह चाहते थे कि रुद्र सिंह के बड़े होने के बाद रुद्र की शादी उनकी बेटी से हो जाए। जब वह दोनों सिंह विला के गेट पर पहुंचे तो गार्ड्स समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। सिंह परिवार में लगता है छोटे सरकार रुद्र को कुछ हुआ है। उन्होंने तुरंत गेट खोल दिया और विला के एंट्री गेट तक उन लोग को छोड़कर आए। रणवीर शर्मा ने जब जाकर रावण को देखा तो समझ गए कि इसको बचाना मुश्किल है। वह अंकिता के तरफ देखकर बोले, कहाँ पर जहर दिया गया है? अंकिता ने वह सुई दिखाकर बोला, इस सुई से ही जहर दिया गया है। रणवीर ने वह सुई को देखा और बोले, और यह कहाँ लगा हुआ था? अंकिता बोली, इनके दाएं हाथ के कंधे पर। रणवीर शर्मा ने सुई जहां लगा था पहले वहां देखा और फिर रावण का पूरा हाथ देखा तो वह समझ गए कि अंकिता ने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। यह सुई तो जहर को शरीर में फैलने से रोक रहा था कि रावण ज्यादा इन्फेक्टेड ना हो इस जहर से। पर अंकिता ने यह सुई निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अगर मेरे जगह और कोई डॉक्टर्स होता तो मेरी बेटी को तो सिंह परिवार वाले मार ही देते। रणवीर शर्मा अंकिता के तरफ देखकर बोले, तुमको कितनी बार कहा है कि कुछ आयुर्वेद की ज्ञान ले लो, पर नहीं। आज अगर यहाँ में ना होता तो तुमको कोई नहीं बचा पाता। यहाँ से तुमने योगी के हाथ से यह सुई निकालकर उसको मौत के करीब कर चुकी हो। यह सुई जब तक उसके बॉडी में लगी हुई थी तब तक वह सेफ था, उसको कोई नुकसान नहीं था। पर यह सुई योगी के शरीर से निकल जाने के बाद वह जहर उसके पूरे बॉडी में फैल चुका है। यह सुनकर अंकिता ने अपना सर पकड़ लिया और अयाना के तरफ देखकर अपना सर नीचे कर लिया। अयाना जब रणवीर शर्मा और अंकिता धीरे धीरे बातें कर रहे थे तब उनके करीब आ चुकी थी। रणवीर शर्मा ने तो अयाना को नहीं देखा था, पर अंकिता ने अयाना को अपने पास आते देख लिया था। अयाना बोली, तुम अंकिता, मेरी थोड़ा बहुत भी खुश रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमको पता है कि मैं तुमको अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी, पर तुमसे तो मेरी सबसे प्यारी वस्तु मुझसे छीनने के चक्कर में लगी हो। तुम मेरी दोस्त हो इसलिए यहाँ से जीवित जाने दे रही हूँ, पर आज के बाद इस विला में या सिंह परिवार के किसी भी सदस्य के आसपास दिखाई दी तो तुम ही नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार इस दुनिया से गायब कर दिए जाओगे। अब अपना सामान यहाँ से लो और अपने पापा को भी साथ में लेकर जाना, पता ना मुझको कब गुस्सा आ जाए। अंकिता बोली, ऐसी बात? अयाना उसके रोकते हुए बोली, तुम यहाँ से जोगे या बाहर से गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। रणवीर शर्मा अयाना के गुस्से को जानते थे। वह तुरंत वहां से अंकिता और अपने सारे डॉक्टर्स के साथ बाहर चले गए। नुरा और हेमलता ने यह देखकर रणवीर शर्मा से कुछ पूछना चाहा, पर तभी वहां अयाना आ गई और नुरा से बोली, भारत के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को बोलो कि उनको सिंह परिवार की बॉस अयाना ने बुलाया है। नुरा अपना फोन लेकर वहां से बाहर जाने लगी। तभी उसके फोन पर एक फोन आया। नुरा ने फोन उठाया तो उधर से सिंह परिवार का एक गार्ड बोला, मैडम, हमारे गेट पर काव्या मिश्रा आई है। यह सुनकर नुरा हैरान हो गई और सोचने लगी, काव्या मिश्रा जो विश्व की सबसे कम एज और सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर है, जिसको किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष भी नाराज नहीं कर सकता, वह हमारे दरवाजे पर खुद चलकर आई है। नुरा यह सब सोच ही रही थी कि गार्ड बोला, मैम, इनको अंदर आने दे या नहीं? नुरा बोली, आने दो, मैं खुद उनको लेने आ रही हूँ। उसके बाद नुरा ने फोन काटा और मेन गेट के तरफ जाने लगी। गार्ड ने गेट खोल दिया
और काव्या को अंदर का रास्ता बताने लगा। काव्या के बॉडीगार्ड्स को गेट पर ही रोक दिया गया। काव्या अंदर के तरफ जाने लगी। नुरा तब तक उसके पास पहुंच गई और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाए। काव्या ने भी नुरा से हाथ मिलाया और बोली, मुझको पता चला है, यहाँ पर कोई योगी नाम का लड़का रहता है। नुरा ने कहा, हाँ वह यही रहता है, पर आप उसको क्यों खोज रही है? काव्या बोली, मैं उससे 1 साल पहले छत्तीसगढ़ के जंगल में मिली थी। जब मैं कुछ जड़ी बूटी खोज रही थी तो उस समय उसने मेरी जान बचाई थी। 2 दिन पहले फिर उसको धन्यवाद करने के लिए जंगल गई तो वह वहां पर नहीं था। तब मुझे बहुत खोजबीन करने के बाद पता चला कि वह लड़का सिंह परिवार के साथ रहने लगा है। वह मुझसे बोला था कि मैं जंगल से बाहर आने के बाद आपसे मिलूंगा, पर उसने तो मेरे को फोन तक नहीं किया, इसलिए मैं उससे मिलने आई हूँ। क्या मैं मिल सकती हूँ? नुरा बोली, क्यों नहीं, चलिए मैं आई को उससे मिलाती हूँ। नुरा आगे आगे चलने लगी और काव्या उसके पीछे। 2 मिनट में वह दोनों रावण के कमरे में पहुंच गए। काव्या ने जब रावण को देखा तो वह दौड़कर जाकर उसके गले लग गई। यह देखकर नुरा, अयाना, हेमलता और रुद्र सब परेशान थे। अयाना ने गुस्से में बोला, वो मैडम वह मेरा पति है, आपका नहीं, आप इलाज करने आई है ना कि मेरे पति को मुझसे छीनने के लिए। काव्या ने रावण को छोड़ा और बोली, ओ मैडम, आपके पति को मैं आपसे छीन नहीं रही हूँ, बल्कि कुछ देने आई थी। मुझको क्या पता कि इनको जहर दिया गया होगा और मैं इनसे ऐसे हालत में मिलूंगी। वह तुरंत वहां से बाहर के तरफ निकल गई। नुरा बोली, काव्या जी आप कहाँ जा रही है? काव्या बोली, मैं अपना डॉक्टर्स का सामान कार से लेकर आ रही हूँ, और वह वहां से दौड़कर बाहर गई। अयाना ने नुरा से पूछा, यह कैसी डॉक्टर को बुलाया है जो मेरे पति पर ही डोरे डाल रही है? नुरा बोली, यह काव्या मिश्रा है, विश्व की सबसे काबिल डॉक्टर्स में से सबसे प्रसिद्ध, और इनको कोई बुला नहीं सकता। इनके पास मरीज को लेकर जाना पड़ता है, चाहे वह पीएम हो या किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष। अयाना बोली, तो यह यहाँ पर कैसे आई? नुरा बोली, जंगल में इनको रावण ने बचाया था तो यह उनसे मिलने आई थी। अयाना को यह सुनकर पता ना क्यों काव्या से थोड़ा बहुत जलन सा होने लगा। काव्या अपने कार से कुछ जड़ी बूटी और 2-3 कांच के बोतल में लिक्विड लेकर आई। सबसे पहले तो उसने जड़ी बूटी को पिसा और उसमें से रस निकालकर रावण के मुंह खोलकर उसमें डाल दिया, और वह वहीं बैठकर रावण को घूरने लगी। अयाना से यह सब देखा नहीं जा रहा था, पर वह रावण का ठीक होने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में रावण ने उल्टियां करना चालू कर दिया। कुछ ही समय में पूरे कमरे में गंध फैल गया। काव्या सबके तरफ देखकर बोली, आप सब कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चले जाए। रुद्र, हेमलता, नुरा तो कमरे से निकल गई, पर अयाना कमरे से बाहर जाने को तैयार नहीं थी, पर नुरा ने उसके हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकाला। काव्या ने सारे कमरे को साफ करने लगी। कमरे साफ करने के बाद काव्या ने रावण के कपड़े और बेड सीट भी चेंज कर दिया, और रावण के शरीर को साफ करने के बाद रावण को दूसरे कपड़े पहना दिया। उसके बाद पूरे कमरे में सेंट मारने लगी। उसके बाद दरवाजे पर जाकर अयाना के तरफ देखकर बोली, बहन तुम अंदर आ सकती हो, और आप सब भी। अयाना तुरंत रूम के अंदर चली गई और जाकर रावण को देखा तो रावण अब पहले से ठीक लग रहा था। काव्या ने जो 3-4 बोतल में लिक्विड लाई थी वह अयाना के हाथ में पकड़ा कर बोली, यह दवा इनको सुबह शाम को 2-2 चम्मच देना, इनके लिए फायदेमंद होगा। जब यह ठीक हो जाए तो बोलना, जिस लड़की को आपने मरने से बचाया था उसने अपना कर्ज उतार दिया है। और फिर वह रावण के पास जाकर गले लगा लिया, और 1 मिनट तक वैसे ही रहने के बाद वह वहां से जाने लगी। अयाना बोली, तुम अपना कर्ज तो उतार चुकी हो, पर मैं इतना तो जरूर बता सकती हूँ कि तुम भी योगी से प्यार करती हो। काव्या बोली, उस प्यार का ही क्या करूँ जो समय रहते उसको बता ना सकी। बस इसका ध्यान रखना और इनसे बोलना कि कभी जरूरत पड़े तो याद जरूर कर लें। मैं हमेशा इनकी ही रहूंगी।
काव्या ने अपना कार्ड अयाना के तरफ बढ़ाकर वहां से आंखों में आंसू लिए हुए चली गई। चैप्टर 19। सिंह विला के गेट पर जैसे ही काव्या पहुंची वह चरणजीत राठौर से टकरा गई। चरणजीत राठौर ने जब देखा यह तो काव्या मिश्रा है तो उन्होंने सारी बोला, पर काव्या ने उनका कोई जवाब ना देते हुए कार में जाकर बैठ गई और वहां से निकल गई। काव्या के आंखों के आंसू को चरणजीत राठौर ने देख लिया था। वह सोचने लगे, इतनी बड़ी डॉक्टर के साथ सिंह परिवार सही से बर्ताव नहीं करता तो हमारे राठौर परिवार को तो कोई इज्जत ही नहीं होगी। तभी अयाना गेट के तरफ दौड़ते हुए आई, पर उसको आने में लेट हो चुकी थी। काव्या यहाँ से जा चुकी थी। अयाना कुछ सोच विचार करके वापस मुड़ने ही वाली थी। तभी चरणजीत राठौर ने अयाना को आवाज दिया कि वह दवा लेकर आ गए हैं। अयाना बोली, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है, काव्या जी ने योगी को ठीक कर दिया। चरणजीत राठौर गेट से ही वापस जाने लगे। अयाना बोली, आप कहाँ चल दिए? चलिए मेरे साथ, आपको नाश्ता करके ही जाना चाहिए। आप हमारे लिए दवा इतनी दूर से लेकर आए हैं और हम आपको ऐसे ही जाने देंगे? चरणजीत राठौर बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात ना है, मैं तो नाश्ता करके ही जाऊंगा, चलो। अयाना और चरणजीत जी विला के हाल में आए। अयाना चरणजीत जी से बोली, मैं आपके पास नहीं बैठ सकती, आज आपको मेरी बहन के साथ बैठकर नाश्ता करना पड़ेगा। चरणजीत जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तभी नुरा वहां पर पहुंचकर चरणजीत जी को चाय और कुछ मीठा और कुछ नमकीन प्लेट में दिया और वह भी वहीं बैठकर चाय पीने लगी और बिजनेस की बातें शुरू कर दिए। हेमलता किचन में जाकर रात का खाना बनाने लगी। रुद्र और अयाना रावण के पास बैठे थे। अयाना रुद्र से बोली, रुद्र तुम पढ़ने के लिए जा सकते हो, मैं यहाँ सब देख लूंगी। रुद्र बोला, ठीक है भाभी, और वह वहां से अपने कमरे के तरफ चला गया। अयाना रावण के पास ही उसको पकड़कर उसको देखते देखते सो गई। रावण को जब होश आया तो उसने सबसे पहले अयाना को अपने पास सोते हुए देखकर वह उसको अपने बाहों में भर लिया और किस करने लगा। जब रावण ने अयाना के ओठ पर किस करना शुरू किया तो अयाना की नींद खुल गई और उसने रावण को अपने बाहों में भर लिया और बोली, और जी आप तो मेरे को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा रहे थे, पर आपकी दूसरी घरवाली ने आकर आपको बचा लिया। रावण बोला, कौन दूसरी बीवी? मेरी कोई दूसरी बीवी नहीं है। अयाना बोली, तो काव्या मिश्रा कौन है जो आपको देखते ही आपके गले से लिपट गई थी? रावण बोला, वह तो एक अच्छी लड़की है, उससे मैं एक बार मिला था जंगल में और वह 2 दिन तक मेरे साथ थी, पर उसने मेरे सामने तो अपना प्यार का इजहार कभी नहीं किया था। अयाना बोली, अगर करती तो? रावण बोला, उस समय मैं तुमको नहीं जानता था कि तुम मेरे घर पर इंतजार कर रही हो। अगर उस समय उसने इस बारे में कुछ कहा होता तो मैं उसका ही हो चुका होता। अयाना बोली, तो अब क्यों नहीं? रावण बोला, मेरी जान, मेरे बात को समझो। उस समय मैं अकेला था, तुमको नहीं जानता था, पर अब मुझको पता है कि मेरी बीवी है और वह मेरा जीवन भर साथ देगी, इसलिए मैं दूसरी बीवी क्यों रखूंगा? अयाना बोली, तुम बहुत प्यारे पति हो, पर उसका रोना मेरे से नहीं देखा गया। वह तुमसे उतना ही प्यार करती है जीतना मैं, और उसने ही तुम्हारी जान भी बचाई, इसलिए तुम उसका दूसरी बना सकते हो, पर वह मेरे साथ आकर यहाँ रहने को तैयार होगी तभी मैं उसको अपना पाऊंगी। मैंने सुना है उसका इस दुनिया में कोई नहीं। एक दादी थी, वह भी गुजर गई है। रावण बोला, ठीक है, पर वह भारत में बहुत कम ही आती है, वह सबसे ज्यादातर अमेरिका में रहती है। अयाना बोली, कोई बात नहीं, अब मेरे साथ रह लेगी। रावण बोला, क्यों अपने सौतन को घर में लाने के चक्कर में पड़ी हो? अगर वह आने के बाद तुमसे झगड़ा करने लगी तो? अयाना बोली, कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी। तुम ही तो कह रहे थे ना, जब मेरे बारे में तुमको पता नहीं था, तुम उससे वह कहती तो तुम उससे शादी कर लेते, तो
तो सोचो जब तुमको पता चलता कि तुम्हारे इंतजार में इतने सालों से तुम्हारे घर पर हो, तो तुम और वह दोनों को मुझको अपने साथ रखना पड़ता। रावण बोला हाँ वह तो करना ही पड़ता। अयाना बोली इसलिए मैंने उसके जगह पर अपने आप को देखकर यह फैसला लिया है। पर वह एक बहुत बड़ी डॉक्टर है और खूबसूरत भी। उसके पीछे ना जाने कितने लड़के पागल होंगे। इसलिए तुम पहले अपनी बॉडी को ठीक करो, उसके बाद उसके आसपास जाना कि दोनों जब एक साथ चलो तो ऐसा लगे कि सिंह परिवार की बहू आ रही है, ना कि लोग बोले काव्या मिश्रा आ रही है। रावण बोला ठीक है गुलाबो, आज से मैं अपने शरीर का जरूर ध्यान रखूंगा। और वह अयाना को अपने बाहों में भरकर किस करने लगा। इस बार अयाना उससे भी ज्यादा वायलेंट थी। उसने तो रावण के फिर से ओंठ काट लिए। रावण जोर से चिखा। उसकी चिक सुनकर नुरा उस कमरे में आ गई और जब उसने कमरे का सीन देखा तो दंग रह गई। अयाना रावण के ऊपर थी और रावण को दांत से काटने की कोशिश कर रही थी। नुरा बोली अयाना खाना तैयार है, चलो खा लो, उसके अंदर सिर्फ हड्डी ही तो है। अयाना यह सुनकर तुरंत रावण के ऊपर से उतर गई और बोली पहले इसने काटा तो मैंने भी काट लिया हिसाब बराबर। नुरा अयाना से बोली अयाना पपीता को चाकू पर रखो या चाकू को पपीते पर कटना तो पपीते को ही पड़ता है, इसलिए तुम खाने चलो। और रावण तुम ज्यादा शरारत अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, पहले अपने सेहत पर ध्यान दो, उसके बाद अयाना के करीब आने को सोचना, यही तुम्हारे और अयाना दोनों के लिए अच्छे होंगे। रावण ने नुरा के तरफ देखकर बोला आपने अभी तक शादी क्यों नहीं किया। नुरा यह सवाल सुनकर हड़बड़ा गई और कुछ बोल नहीं पाई। रावण बोला कोई बात नहीं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं सबके मन की बात पढ़ लेते हूँ। आपको पता है मैंने लंच टाइम में आपका पैर क्यों छूकर आशीर्वाद क्यों लिया था, क्योंकि आप मेरी माँ समान लगती है। क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ? वैसे भी आप शादी तो करने वाली है नहीं, आप अपने बेटे को अपने होठों से खिलाएंगी तो जल्द ही मैं पहले जैसा हो जाऊंगा और आपको अपनी बेटी के साथ एक बेटा भी मिल जाएगा। अयाना बोली मैं इनकी बेटी नहीं रावण, यह मेरी बड़ी बहन है। रावण बोला हाँ वह तो है, पर तुम्हारे लिए इन्होंने अब तक शादी नहीं करी तो यह अब तुम्हारी माँ हुई ना। अयाना बोली हाँ वह तो है, मेरी प्यारी बहन मुझको बहुत प्यार करती है। नुरा अयाना के तरफ ना देखकर रावण को ही देख रही थी और बोली तो तुम मुझको अपनी माँ मानते हो, तो आज से तुम मेरे हाथों से 4 बार खाना पड़ेगा और पिट भी सकते हो खाना नहीं खाने पर। रावण बोला कोई बात नहीं, अपनी माँ मारे या सासुमाँ बात तो बस एक ही है। बातें करते हुए सब खाने के टेबल पर चले गए। नुरा ने रावण को अपने हाथों से ही खाना खिलाया। अयाना को अंदर से थोड़ा बहुत जलन हुआ पर वह कुछ नहीं बोली। खाने के बाद सोने चले गए। चैप्टर 20। सिंह विला में रुद्र सुबह उठकर बाथरूम करके नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ चाकू था। नुरा भी ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर बैठी थी। अयाना आज मस्त नींद में घोड़े बेचकर सो रही थी। रावण भी डाइनिंग टेबल पर आ गया। नूरा ने उसको अपने पास बुलाकर बैठाया। हेमलता नाश्ता लेकर किचन से बाहर आई और तीनों के प्लेट में निकालने लगी। जब सबके प्लेट में खाना निकल गया तो सबने खाना शुरू कर दिया। नुरा ने अपने हाथों से रावण को खाना खिलाया। रुद्र सिंह नाश्ता करने के बाद अपना लंच लेकर स्कूल के लिए निकल गया। नुरा अपने ऑफिस जाने लगी तो रावण भी उसके कार में जाकर बैठ गया और बोला आज हम दोनों एक साथ ऑफिस जाएंगे। नुरा बोली पर वह तुम्हारी बीवी तुमको लेकर मैं गई ना तो मुझको छोड़ेगी नहीं। रावण बोला आप उसकी माँ है, बता दीजिए उसके बाद वह आपसे कुछ पूछेगी ही नहीं। नुरा बोली तुम क्या जानो, वह बहुत जिद्दी है, उसको पता चला कि मैं उसकी माँ हूँ तो वह मुझसे सवाल पूछ कर परेशान कर देगी। और उसके बाप एक बहुत अमीर परिवार से है, अगर अयाना वहां पहुंच गई तो वह लोग इसको मार देंगे। रावण बोला मेरे रहते हुए कोई भी उसको नहीं टच कर सकता।
आपको अगर मुझ पर भरोसा ना हो तो आप मुझको बता सकती है कि अयाना के पिता कौन है। चलो रास्ते में बताती हूँ। नुरा ने कार स्टार्ट किया और वहां से दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। रावण बोला, अब तो बता दो माँ की कौन है जो आपको छोड़कर गया है। नुरा बोली, राकेश मिश्रा, मिश्रा परिवार के हेड जो एक एनआरआई बिजनेसमैन है और उनका परिवार लंदन में रहता है। और जो लड़की तुमको बचा कर गई काव्या मिश्रा, वह उनकी बड़ी बेटी है, पर यह दोनों अब एक अनाथ की तरह जिंदगी काट रही है। जिसके परिवार के पास पैसों की बारिश होती है वह दोनों अब एक अनाथ की तरह जिंदगी गुजार रही है। काव्या के पास तो कोई अपना कहने वाला भी नहीं है, उसके परिवार में तो उसकी माँ और दादी ही थे। माँ काव्या को पढ़ाने और बड़े आदमी बनाने में मर गई और उसकी दादी उम्र हो जाने के कारण इस दुनिया से चली गई। मैं सोच रही हूँ उसको यहीं पर बुला लूं और अपने साथ ही रखूं, लेकिन डर लगता है उनसे कुछ बोलने में। तुमने तो दोनों बहनों को देखा ही है, दोनों अपने बाप पर गई है, किसी की नहीं सुनती। रावण बोला, चलिए ठीक है, मैं काव्या को बुला सकता हूँ। नुरा बोली, तो उसको बुला लो, तुम जो कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी का मर्डर क्यों ना करना पड़े। तो माँ ऐसा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस मुझे इतना बता दो आपके पिता कौन है। नुरा बोली, तुम अब मुझसे कुछ ज्यादातर ही बोलने लगे हो, चलो वह सब छोड़ो, मैंने तुमको जहर देने वाले को खोज लिया है और वह अभी हमारे फार्म हाउस पर है। रावण माँ को देखकर पूछा, और उसने मुझको जहर क्यों दिया था? कुछ बताया? नुरा बोली, वह तुमको गलती से जहर दे दिया था, उसको तुम्हारे बीवी अयाना को मारने के लिए भेजा गया था। रावण बोला, तो चलिए चलकर उससे मिल लेते हैं। ठीक है, फिर चलो, नुरा ने कहा।